हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य देना है। परीक्षा में जाने से पहले ये सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट आपको देकर जाना है दोस्तों, और अपना भविष्य सुरक्षित करना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारी परीक्षाएं हैं वो इसी सीईटी स्नातक पर टिकी हुई है। और दोस्तों इसका जो लिंक है प्ले लिस्ट का, वो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके इन मॉडल पेपरों का टेस्ट वो दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 17। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में एशियाई ट्रेम्पोलिन जन्माष्टमी चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? बताइए, हाल ही में एशियाई ट्रेम्पोलिन जन्माष्टमी चैंपियनशिप में रजत पदक है वो जीता दोस्तों किसने? तो ये सृष्टि खंडागले ने जीता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और ये इस जन्माष्टमी चैंपियनशिप में, जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में दोस्तों ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण केंद्र पर कलाम 250 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए दोस्तों, कहां से कलाम 250 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कलाम 250 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष कंपनी है ये। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किया गया था कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर में दोस्तों ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जेवेलियन थ्रो खेल में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक है वो जीता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल बने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? बताइए, मनिका बत्रा कौन से खेल से जुड़ी हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? दोस्तों सभी को पता है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा को खत्म किया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? बताइए, कौन से पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विप्लव में यानी कि 1857 के विद्रोह में मारे गए थे? बताइए, ये भी दोस्तों सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेक मोशन मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेक मोशन। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय सेवक समाज के संस्थापक है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब की थी स्थापना? 1915 में की थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? बताइए दोस्तों। ये जो लाहौर सत्र था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये तो आप सभी को दोस्तों पता ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को बताना है। देखिए इसमें भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ये गलत दोस्तों, इसमें क्या है, गलत है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था, ये भी गलत है। रोल एक्ट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव किया था, ये भी गलत है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कांग्रेस का 45वां अधिवेशन है, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन है, वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ये जो लाहौर सत्र है वो महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ये ट्रेंच कमीशन। ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए जून 1923 में लाग बाग करो की जांच के लिए मेवाड़ में यानी कि मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे ट्रेंच आयोग नाम दिया गया था। ठीक है। और ये दोस्तों कौन से आंदोलन से संबंधित था? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा दोस्तों ये जय नारायण व्यास, ठीक है, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है वो हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? दोस्तों अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना है वो 1969 ईस्वी में बेंगलोर में की गई। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1969 ईस्वी में बेंगलोर में। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन घोषणा कब की गई? दोस्तों कैबिनेट मिशन घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 1947 में। दोस्तों 1947 में कैबिनेट मिशन की घोषणा है वो की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और घोषणा में दोस्तों काफी सारी चीजें हैं वो लिखी हुई थी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1964 में की गई थी। दोस्तों कोठारी आयोग यानी कि कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में ये कोठारी शिक्षा आयोग गठित किया गया था? तो डॉक्टर जी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है। यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो दोस्तों ईंटों का प्रयोग है वो गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो ईंटों का प्रयोग बाकी कालीबंगा, आहड़ और बैराट से होता था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गणेश्वर में बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध है वो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बांध। ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? दोस्तों बनास संस्कृति है वो आहड़ संस्कृति को कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, गिरि सुमेल का युद्ध, सुमेल गिरी या गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था ये। ठीक है। 1544 में किस किस के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों ये युद्ध है ये जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में दोस्तों ये युद्ध है वो लड़ा गया था।
ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं थी वह है, बताइए। मारवाड़ के सामंतों की 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें गनायत थी, ठीक है, सरदार था, राजवी थी, और एक और था दोस्तों यहाँ पे देखिए उमराव नहीं था। ठीक है, उमराव की जगह क्या था दोस्तों? मुत्तसद्दी। ठीक है, मुत्तसद्दी। ठीक है, ये था दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है, किसके नाम है? तो दोस्तों ये जोधपुर में दुर्ग के जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जयपुर और जोधपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा दोस्तों राजस्थानी है। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और मरु प्रदेश की दोस्तों मारवाड़ी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, वैसे तो प्राचीन काल में राजस्थान की जो प्रधान भाषा थी वो थी दोस्तों मरु भाषा। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान प्रदेश की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा कहलाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। राजस्थान के मेले की अपने को क्या करना है? पहचान करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। बताइए कौन से मेले की यहाँ पर बात हो रही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर नागौर मेले की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सभी को पता होगा, अल्लाह जिलाबाई। यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है घूमर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? बताइए। तो दोस्तों पोमचा नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, अब गाना भी सुना होगा, एक पीला ओट पोमचा लाया। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन के अनुसार बताइए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए जो महिला पोशाक पोमचा है ये किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये शिशु के जन्म पर पहना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दोस्तों वो है ढूंढानी भाषा में पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? सभी को पता होगा। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों गोगा जी की। सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? भरतपुर शहर की जो स्थापना है वो दोस्तों महाराजा सूरजमल ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1733 को, याद रखना 1733 को भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। यह वीरबाला किस जिले की थी? दोस्तों बताइए, ये कालीबाई है ये दोस्तों कौन से जिले की थी? रास्तापाल कांड हुआ था, आप सभी को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये डूंगरपुर की थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक रास्तापाल गांव की पाठशाला में अपने अध्यापक श्री सेंगाबाई को मुक्त कराने के प्रयास में दोस्तों इन्होंने अपनी मृत्यु गवा दी। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गोलियों से छलनी कर दिया था दोस्तों इनको। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डूंगरपुर। आगे देखिए, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम है उनका? मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर किलोमीटर है। तो दोस्तों पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है किलोमीटर में? आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो दोस्तों 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो है दोस्तों 2933, यानी कि दोस्तों 2933 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों इनका अंतर 281। कितना आएगा? 281 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? दोस्तों ये केरल में होने वाली एक मानसून पूर्व वर्षा है। ठीक है, और ये आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आम की फसल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी नहीं है? देखिए सभी को पता चल गया होगा, मैंने नदी का टॉपिक भी करवाया है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको दोस्तों फोल्डर मिलेगा, जैसे कि सीईटी स्नातक कंप्यूटर के नाम से फोल्डर मिलेगा। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से फोल्डर मिलेगा, और भी कई सारे फोल्डर हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से संबंधित है, तो आप भारत के भूगोल से संबंधित है, और मॉडल पेपर के काफी सारे फोल्डर हैं। तो आप वहां जाकर उन क्लासों को जरूर देखना, जो भी आपका टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक से संबंधित। और भारत के भूगोल की तो दोस्तों आपको सारी क्लास देखनी है। यहाँ पर देखिए, कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कोसी। कोसी नदी नहीं है। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये तीनों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गांव की सड़कों के सुधार को। गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है हरित क्रांति में। बाकी बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को,
खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें असम में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असम में। ठीक है, असम में कहां पर है ये? तो दोस्तों असम राज्य के तिनसुकिया जिले में डिगबोई है। ठीक है, वहां पर है। डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, केगा नाभिकीय संयंत्र अवस्थित है, बताइए केगा नाभिकीय संयंत्र कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारत में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र केंद्र नहीं है? बताइए लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? देखिए लौह इस्पात के दोस्तों दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, सेलम है, विजयनगर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो मंगलोर नहीं है, मंगलोर नहीं है, बाकी इसमें सारे हैं। ठीक है, भिलाई है, आसनसोल है, भद्रावती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तो वो है दोस्तों जलमार्ग। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जलमार्ग। नेक्स्ट आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से डीग जिले के साथ किन राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं? डीग जिले के साथ किन राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीग जिला भरतपुर से अलग करके बनाया गया है डीग जिले को, और इस जिले के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा है वो लगती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अरावली की उच्चतम चोटी है, दोस्तों अरावली की जो उच्चतम चोटी है वो कौन सी है? सभी को पता है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में कोपेन का वर्गीकरण है, और सूची सेकंड में राजस्थान के जलवायु प्रदेश है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं AW प्रकार की जलवायु, दोस्तों ये कौन सी है? तो ये आर्द्र यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो ये पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और देखिए BSHW ये हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है। एक तो है BWHW, तो ये तो आप सीधा शुष्क में चले जाइए, यानी कि उष्ण शुष्क प्रदेश। और BSHW तो ये हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश, और CW जो हो जाएगा मानसूनी वर्षा क्षेत्र। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 3-1-4-2। 3-1-4-2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है, तो दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये कपूडी, मेरता और बरसिंगसर में ये लिग्नाइट कोयला उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, जवाई बांध पाली में है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। बजाज सागर बांध डूंगरपुर, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है, ये माही बजाज सागर बांध है ये। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो है उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये स्थित है दोस्तों कहां पर? तो ये भरतपुर में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है,
ये पाया जाता है कहाँ पर? तो ये हाड़ौती पठार में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्रीयांश और एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात क्रमशः कितना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? मैंने आपको दोस्तों कल परसों में ही बताया था। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए 15-16 में तो था 60-40, ठीक है, और अब है वो इसमें 50-50 कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 50-50। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात कितना है? वो है दोस्तों 888। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 0 से 6 आयु तक। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सीताबाड़ी में दोस्तों सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है रावत बाटा में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 8। कितने हैं? 8 है। जैसे कि कौन कौन से? तो दोस्तों एक ट्रिक तो आपने सुनी होगी, चीकू, गाजर, आम। इसके अलावा दोस्तों एक केवला देव और एक जंतर मंतर, ठीक है, इनको भी शामिल कर दिया गया। यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति की घोषणा की गई? सड़क नीति की घोषणा है ये 1994 में की गई। राजस्थान में सड़क नीति की घोषणा 1994 में, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों केवल एक बार हुआ है, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद में दोस्तों कोई कभी भी संशोधन नहीं हुआ, एक बार ही हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया और इसको कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया, ठीक है। बाकी ये दोनों मौलिक अधिकार है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? कौन सा एक मूलतः नहीं था? यहाँ पर देखिए, पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार बिल्कुल सही है। निःशुल्क कानूनी सहायता ये गलत हो जाएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया था, शुरू में नहीं था, ठीक है। बाकी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कानूनी सहायता, शिक्षा, ठीक है। गाय व बछड़े के वध करने पर प्रतिबंध, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मूल कर्तव्य की, तो दोस्तों ये यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं, सीधा सा मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास भारत में किस दशक में हुआ? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास भारत में किस दशक में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1980 में हुआ, 1980 में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूलभूत अधिकार है, सत्ता का विभाजन है, एकात्मक प्रणाली है, वो दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी संघीयता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों जिस किसी ने भी आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी संख्या में है वो एक दिन के अंदर टेस्ट देते हैं, तो दोस्तों कम से कम 1000 लाइक तो होने ही चाहिए। लाइक भी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि अगला पेपर है वो और भी शानदार लेवल का है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है तो किसमें निहित होती है? यह निहित होती है दोस्तों मंत्रिमंडल में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रिमंडल में, याद रखना। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। इसका सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह कौन सा है? सही समूह हो जाएगा दोस्तों इसमें दोहरी सरकार, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, फिर संविधान की सर्वोच्चता, फिर कठोर संविधान। यानी कि अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का जो सही समूह है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें अनेक सरकारें, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर भी वही हो जाएगा दोस्तों, श्यामा प्रकाश मुखर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लोकलेखा समिति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोकलेखा समिति। 68 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना ये की गई दोस्तों 2005 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2005 में। 69 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई? सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई? ये की गई दोस्तों महाराष्ट्र में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। 70 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? कौन हो सकता है? तो केवल सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश ही दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम का अध्यक्ष है वो हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत से निर्वाचित सदस्य है वो वार्ड पंच की अध्यक्षता करेगा।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालक शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्त हेतु योग्यताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राज्यपाल का कार्यकाल दे रखा है 156 अनुच्छेद में और 163 अनुच्छेद में राज्य मंत्री परिषद दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। बात करूं मैं यहाँ पे अनुच्छेद 156 की, तो अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है और अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद है वो 57 और 58। ठीक है, 157 158, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मुख्यमंत्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है 160 सदस्य है वो निर्वाचित हुए थे, 160 शुरू में। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो गठन है वो 29 अगस्त 1949 को किया गया था। 29 अगस्त 1949 बिल्कुल सही है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कमलकांत वर्मा है वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, देखिए इसके गठन के समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश थे। तो दोस्तों 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ शपथ ली थी। किसने? तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री सहित मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 सदस्य थे। तो एक तो अपने कमलकांत वर्मा ही थे और 11 अन्य सदस्य थे, तो टोटल 12 हो गए। तो ये भी सही है कथन, तीनों कथन सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन दोस्तों कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपखंड दंडनायक यानी कि एसडीएम का कार्य नहीं है? बताइए कौन सा कार्य एसडीएम का नहीं है? एसडीएम का कार्य दोस्तों देखिए उपखंड क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू करना, उपखंड क्षेत्र की जेल, पुलिस, थानों तथा चौकियों का निरीक्षण करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इनकी जो प्रमुख है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए उपखंड यानी कि एसडीएम के कार्य हैं जैसे कि फौजदारी प्रकरणों की जानकारी मांग सकता है, शांति व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना, ये सभी कार्य हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? कौन से कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। यह आयोग है, यह मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और दूसरा कथन तो इसमें क्या हो गया? सत्य हो गया। अब आगे देखिए तीसरा, देखिए मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों कथन है वो अपना इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, बात हो रही है राज्य मानवाधिकार आयोग की।
तो इसके अंदर ये जो कथन दे रखा है, ये कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। इसमें अध्यक्ष इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं, जिसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा दोस्तों दो सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया है, 3 नहीं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें तीसरा कथन गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 4 इसमें क्या है, सत्य है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मंत्री, सचिव, राज्यपाल या स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। तो यहाँ पर लोकायुक्त की जांच के अंतर्गत है दोस्तों, लोकायुक्त की जांच के अंतर्गत है। इसके अंदर दोस्तों मंत्री, सचिव, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं इसके जांच के दायरे में, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं आएगा दोस्तों इसमें। बाकी 1 2 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल नहीं आते इसकी जांच में। आगे देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी को किसके द्वारा नामित किया जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी को नामित किया जाता है राज्य सरकार के परामर्श से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों जिला निर्वाचन अधिकारी को नामित किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका अध्यक्ष नहीं होता, तो उसका अध्यक्ष है वो कौन नहीं होता? राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य नहीं होता, तो देखिए मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री तो उस समिति का अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये नहीं होता इस समिति का सदस्य। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के अनुसार ही ये पेश किया जाता है। आगे देखिए, किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? बताइए, किस संगठन को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है M3। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा M3। तो यहाँ पर सी नंबर सही। आगे देखिए, बैंकों में बेस रेट पद्धति लागू की गई। बैंकों में बेस रेट पद्धति लागू की गई, तो ये जुलाई 2010 से ये लागू की गई। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, बेस रेट उस दर को कहते हैं जो नीचे बैंक कर्ज यानी कि बैंक ऋण उससे नीचे आपको नहीं दे सकता, यानी कि न्यूनतम ब्याज दर आप मान सकते हैं, वो होता है यहाँ पर, यानी कि उससे नीचे आपको लोन है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि CSO द्वारा। नेक्स्ट है, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जाना जाता है। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर बताइए क्या जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको प्रति व्यक्ति आय है वो ज्ञात करना कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन रखता है? खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन रखता है? तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम रखता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट आगे देखिए, eBay, Amazon.com तथा LandEarn.com किस सेगमेंट से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये B2B से,
B2 बी से संबंधित है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा B2 बी। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो ये हुई 1965 में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1965 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कौन से वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1975 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1975 में। आगे देखिए, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया। नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा गया दोस्तों? इसको कहा गया यूट्रन फीफा। यूट्रन फीफा कहा गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना, यूट्रन फीफा कहा गया। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत की सबसे बृहद सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है? तो जैसलमेर जिले में, सभी को पता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? बताइए, किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें चमड़ा उद्योग में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगाया गया है? ये लगाया गया है डीडवाना झील के ऊपर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डीडवाना झील के ऊपर। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग की स्थापना कब हुई थी? कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1948 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1948 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों डिस्क, यानी कि जिसमें डाटा रखा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? लिनक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे जो ओपन सोर्स है, इस ओपन सोर्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये लिनक्स। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्रों यानी कि चार्ट के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित रेखा चित्रों यानी कि चार्ट के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें लाइन चार्ट। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइन चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से कौन सा फंक्शन है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन है? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। ये कथन बिल्कुल सही है, पहला नंबर का यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉरी, इसमें देखिए पहला तो कथन सही है, बाकी भी और भी सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना, डिलीट करना, टेबल्स की रचना करना और एडिटिंग करना,
ये सभी एमएस वर्ड की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, जैव ईंधन के उपयोग से उपरोक्त मुद्दों में से किसमें मदद मिलेगी, किसमें मदद मिलेगी, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से निपटने के लिए, विश्व को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव ईंधन के उपयोग से उपरोक्त मुद्दों में से आपको किसमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, जैव ईंधन को डीजल ईंधन के रूप में अपन मान सकते हैं। इसका उपयोग है वो जैसे कि हाइड्रोजन की जरूरत, तेल को साफ करना, खाना पकाने के लिए तेल के रूप में काम करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ये इम्प्लांटेशन प्रक्रिया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है। तो यह अधिक खतरनाक होती है दोस्तों वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। तो कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, तो वो होती है दोस्तों नाइट्रोजन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें इनसेट। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनसेट। आगे देखिए, स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर दोस्तों यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये होता है स्पाईवेयर। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्रव्यमान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्रव्यमान। आगे देखिए, संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक है। संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक है तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों सामान्य एल्किन श्रृंखला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे स्नैपचैट से क्या अभिप्राय है। स्नैपचैट से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इससे अभिप्राय है मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप से। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे नमस्ते में कौन सी संधि है, बताइए नमस्ते में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमस्ते में नमः प्लस ते, नमः यानी कि नमः के आगे दो विसर्ग लगेंगे फिर थे, ठीक है। तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कंठे व्यंजन है। निम्न में से कंठे व्यंजन है तो वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो घ है ये दोस्तों कंठे व्यंजन है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है, बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है। बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास है तो वो कौन सा है, तो वो है तत्पुरुष समास। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, यानी कि बैल से चलने वाली गाड़ी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक परिभाषिक शब्द क्या होगा। भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक परिभाषिक शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है
भार मुक्त के लिए हो जाएगा रिलीव, रिलीव। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रिलीव। नेक्स्ट आगे देखिए, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है वो पूछा है। देखिए, अवधान, सावधान, अवधान और मनोयोग। तो दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है, यानी कि उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पे अवधान का तो हो जाएगा दोस्तों मनोयोग, और इस अवधान का मतलब हो जाएगा दोस्तों योगदान। ठीक है, ये अवधान है, इसका इसका तो मतलब हो जाएगा योगदान। ठीक है, और ये जो शुरुआत वाला अवधान है इसका मतलब होता है मनोयोग। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं है, तो कौन से में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, वह गाने से लुभाता है, वह गाने से लुभाता है, ये क्रिया है, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कोई काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति क्या है? प्रेस विज्ञप्ति क्या है? तो दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति है, ये सरकारी आदेश, प्रस्ताव या निर्णय होता है, उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता होगा ये तो, 14 सितंबर 1953 को पहली बार दोस्तों हिंदी दिवस है वो मनाया गया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें दोस्तों उपसर्ग है, कौन सा? उप। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है? निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य समाप्ति में देर होना, कार्य समाप्ति में देर होना मतलब दिल्ली दूर होना, दिल्ली दूर होना। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो देख लेते हैं। 141 से 143 तक पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है वो अपने को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए पैसेज से संबंधित 126 से 128 तक। देखिए, व्हाट इशू डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस? आप पैसेज पढ़ोगे तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा, व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों एंड टू रेकिज्म एंड सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट पुशेज किंग टू स्पीक? आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है ही इज प्रॉम्प्टेड बाई दोस्तों महालिया जैक्सन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आप पैसेज पढ़ोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा। ये फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव वन वर्ड फॉर टू लिव। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिव का अर्थ हो जाएगा दोस्तों डिपार्ट। क्या हो जाएगा? डिपार्ट। तो यहाँ पर डिपार्टेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डिपार्टेड। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सेज दैट द किंग विल कम। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है ही सेज द किंग विल कम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट ए टाइटल डियर जॉन इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो दोस्तों बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है देखिए डियर जॉन पत्र में ये सॉल्यूशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस। ही बिकॉज हिज फिट द टी, बताइए क्या आएगा खालिस्तान में। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वाज बाथिंग वेहर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल अपने को भरना है ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट। तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है तो आएगा दोस्तों इसमें कौन सा। तो यहाँ पे इसमें कोई भी आर्टिकल है वो नहीं आएगा दोस्तों, ही इट्स ए लॉट ऑफ मीट आएगा इसमें, ये आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए पर्सन हु स्टडीज ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए एक वो जो बॉडी का अध्ययन करता है मरे हुए का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्योतिषी, यानी कि दोस्तों एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उसे, एस्ट्रोलॉगर। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉगर। नेक्स्ट आगे देखिए, खालिस्तान भरना है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से। हिज हाउस इज द मॉल, क्या आएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए इसमें आएगा बिसाइड। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बिसाइड। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हर इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनडायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें ही सेड दैट इफ व्हाट शी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 136 नंबर का प्रश्न है। अब जो प्रश्न है ये देखिए, श्रीमान एक्स सोचता है, श्रीमान एक्स सोचता है कि उसका वजन 65 किग्रा से ज्यादा है। ठीक है, श्रीमान एक्स सोचता है कि उसका वजन 65 किग्रा से ज्यादा है, परंतु 72 किग्रा से कम है। उसका भाई सोचता है कि एक्स का वजन 60 किग्रा से ज्यादा परंतु 70 किग्रा से कम है। उसकी माता सोचती है कि उसका वजन 68 किग्रा से ज्यादा नहीं है। निम्न में से एक्स का कौन सा संभावित वजन होगा ताकि सभी का अनुमान सही हो। यानी कि सभी का अनुमान है वो आप 68 भी सोच के देखोगे तो सभी का सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 69 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों एक में 68 किग्रा से ज्यादा इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, उसकी माता सोचती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए 67 किग्रा के अंदर सारे आ रहे हैं। अगर मैं 67 किग्रा लूं तो दोस्तों देखिए उसका भाई सोचता है कि 65 किग्रा से ज्यादा है और 72 किग्रा से कम है, तो 67 किग्रा आ गया उसी के अंदर। एक्स सोचता है कि 60 किग्रा से ज्यादा है, 70 से कम है, तो 67 में आ गया। उसकी माता सोचती है कि उसका वजन 68 किग्रा से ज्यादा नहीं है, तो दोस्तों सीधा सा है इसमें 68 किग्रा से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर 67 ये सही है। ठीक है, बाकी देखिए 67 भी दे रखा है, 68 भी दे रखा है, तो ये तो बाकी तो तीन तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे 67 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात ज्ञात करना है, तो सीधा सा है क्षेत्रफलों का अनुपात बटे ऊंचाइयों का अनुपात। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, बटे ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, तो ऊंचाइयों का है दोस्तों 3:4। ठीक है, बस दोस्तों 3 तिया 9, सॉरी ये 4 है, ये ऊपर वाला 3 नहीं है, 4:3 है। 4 अनुपात दोस्तों
क्या है, 4:3 क्षेत्रफलों का अनुपात बटे ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 16, यानी कि 9:16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभिष्ट अनुपात उल्टा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16:9। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बनाते हैं, तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अपने को क्या ज्ञात करना है कि कितनी कुर्सियां हैं वो बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने वो सुना ही होगा M1D1 बटे W1। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। M1 यानी कि आदमी कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 है। ठीक है, कुर्सियां हैं, वो W मान लिया अपन ने, तो कितना 96 है। और दिन यानी कि डे 1 है वो 8 दिन है, डे 2 है वो अपने को डे 2 चार चार दे रखा है। ठीक है, और M2 दे रखा है दोस्तों 18। तो सीधा सा है M1 इंटू D1 यानी कि 6 इंटू 8 बटे, भाई कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 96, ये 96 बराबर दोस्तों M2 कितना है, M2 यानी कि 18 है, 18 आदमी। डेज कितना है M2, तो सॉरी D2, तो दोस्तों वो है 4। और अपने को दोस्तों ये दूसरी वाली कुर्सी की रेट है वो निकाल दी है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अपन है वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब देखिए, अब अपन इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, W2 बराबर, W2 बराबर, देखिए क्रॉस में करोगे तो यहाँ पे 96 इंटू 4 इंटू 18 बटे 6 इंटू 8, बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो दोस्तों देखिए ये कितनी बार 6 से कटा, तो ये 1 और 6 16 बार कटा। ये दोस्तों इससे 2 बार कटा, यानी कि 2 इंटू 4 कितने होते हैं, 8, और 8 इंटू 18 कितने होते हैं, तो दोस्तों 8 इंटू 18 144 होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है, ब्याज की दर है वो साधारण है। तो दोस्तों सीधा सा है, आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए। ठीक है, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, इसमें 16 वर्ष। ठीक है, यानी कि कोई भी धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की तिगुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी, तो दोस्तों 16 वर्षों में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अंकित कितना करेगा, 120, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, यानी कि 12 रुपए की छूट दे देता है। तो 120 में से 12 गए तो कितने बचे, 108। तो यहाँ पर 8% वो लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े और दी गई जानकारी के अनुसार अपने को यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है या नहीं करता। वक्तव्य देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेज पुस्तकें हैं, कुछ मेज है वो दोस्तों क्या है, पुस्तकें हैं, कुछ मेज है वो पुस्तकें हैं। ठीक है, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो दोस्तों सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, कुर्सियां हैं। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, कुछ पुस्तकें मेज हैं, कुछ पुस्तकें हैं वो मेज है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कुर्सियां पुस्तक हैं, कुछ कुर्सियां हैं वो पुस्तक हैं, तो दोस्तों ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन है वो क्या है, अनुसरण कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां था, ऊपर से दोस्तों कौन सा था, 16वां, और नीचे से था
29वां, नीचे से कौन सा था, तो दोस्तों 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। तो दोस्तों सीधा सा 29 प्लस 16 करके अपने को 1 माइनस करना है। ठीक है, तो 29 और 16 कितने होते हैं, 45। 45 माइनस 1 तो 44, तो ये हो गए टोटल। ठीक है, अब उसमें 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो प्लस 6 करोगे तो कितना हो गया, 50। और 5 छात्र है वो अनुत्तीर्ण रहे, तो यहाँ पर उनको भी प्लस कर दीजिए, कितने हो गए, 55। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अब देखिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, वो हिस्सा है ऊपर दे नहीं रखा। आगे देखिए, दी गई संख्या श्रेणी का अगला पद है वो क्या होगा। अगला पद कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे पहले रूट 0.1 था, फिर 0.1, फिर 0.1। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे 0.01 के बाद में क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों 0.1 और फिर रूट 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 7 मित्र अजीत, वाला, हरी, डेविड, राजा शेखर, ये भी आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। अपने को गोले में बैठाना है, बैठा भी सकते हो आराम से। यहाँ पे देखिए, शुगर UXIDT, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे वीट को ये लिखा जाता है, तो गेन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, गेन को देखिए ये GRAIN। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एस को यूं लिखा गया है, एस को यूं लिखा गया है, यानी कि 2 प्लस किया गया है। ठीक है, 2 प्लस किया गया है। फिर यू को लिखा गया एक्स, तो इसमें 3 प्लस किया गया है। फिर जी को लिखा है दोस्तों आई, तो इसमें 2 प्लस, यानी कि एक बार प्लस 2 किया गया है, एक बार प्लस 3, फिर एक बार वापस 2 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर वापस 3 प्लस, फिर 2 प्लस, ऐसे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जी में आप 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा, और आर में 2 प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे तो RST। RS, तो दोस्तों इसमें RST टी आएगा इसमें। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें ए में 3 प्लस करिए तो डी आएगा। तो यहाँ पर ITD कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए इस इन तीनों 2 में है, तो यहाँ पर ITDLP इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, वो बताना। दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, पॉजिटिव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए पॉजिटिव का दोस्तों इसमें प्रतिबिंब होगा, वो आप दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा आएगा, देखिए ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव, तो पी है वो दोस्तों कहाँ पर चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों इसमें नीचे रखा गया है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब नीचे रखा गया है, तो पी है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए बी, ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों इस प्रश्न में, इसको छोड़ देना। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन किए हैं, तो दोस्त कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है, तो उत्तर आकृति क्या होगी दोस्तों, अपने को यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीसरे नंबर की आकृति आएगी, 3 नंबर ऑप्शन। तो कूट भाषा में अगर अपन देखें तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसकी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। देखिए मछली, पलवक, ठीक है, तो मछली है,
ठीक है। ये पलवक मतलब गति करने वाली वस्तुओं पर निर्भर होती है पानी के अंदर। तो मेंढक है वो कीट पर निर्भर होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे तर्क देखिए, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। मान्यताएं देखिए, इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे। यदि आप सत्ता के लिए इस दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों, कौन सा अंतर्निहित है? तो इसमें कोई भी अंतर्निहित नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको मॉडल पेपर 17 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।